मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इनमें वो 100 क्वेश्चन हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ रहे हैं। यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके लिए उस प्रकार के क्वेश्चन लाया हूं जैसा आपका ट्रिपल सी का पेपर आने वाला है। जैसा कि आपके पेपर में 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं, तो उसी प्रकार का पेपर आपके लिए लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या है। जो स्पाईवेयर होता है इसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ऑप्शन सी वायरस फैलाना एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क ब्लॉक करना। तो पूछा गया है स्पाईवेयर का उद्देश्य क्या होता है। स्पाईवेयर का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत जानकारी चुराना। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरों से बचाव का तरीका है। जो साइबर खतरों से बचाव का तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, ऑप्शन बी मजबूत पासवर्ड का उपयोग, ऑप्शन सी फायरवॉल का उपयोग एंड ऑप्शन डी है सभी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा गया था साइबर खतरों से बचाव के लिए तरीका है, तो हमेशा सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए, मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए एंड फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है रैम का मुख्य कार्य क्या है। जो रैम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए डेटा संग्रह करना, ऑप्शन बी अस्थायी डेटा स्टोर करना, ऑप्शन सी स्थायी डेटा स्टोर करना एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा का बैकअप लेना। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा रैम का मुख्य कार्य क्या होता है। रैम का मुख्य कार्य होता है अस्थायी डेटा स्टोर करना। मतलब कहने का जो होता है स्थायी और अस्थायी में अंतर क्या होता है। जैसे आप कंप्यूटर पर, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर पर कोई फाइल बना रहे हैं, लिख रहे हैं और अचानक लाइट चली जाती है, तो क्या होता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो जो आप काम कर रहे हैं यदि आपने उसको सेव नहीं किया है तो वो डिलीट हो जाएगा। तो वो अस्थायी रैम में स्टोर होता है, इसलिए डिलीट हो जाता है। यदि आप किसी सेव कर देते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है रोम में डेटा को कौन बदल सकता है। जो रोम होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में डेटा को कौन बदल सकता है। उपयोगकर्ता बदल सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल सकता है, निर्माता बदल सकता है एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। जो रोम में डेटा होता है उसको सिर्फ उसका निर्माता ही बदल सकता है। जो उसका निर्माण कर रहा है, रोम का निर्माण कर रहा है, सिर्फ डेटा वही व्यक्ति बदल सकता है। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑरेकल। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कैच मेमोरी होती है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर से कनेक्ट करने के लिए एंड ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। तो कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कैच मेमोरी का उपयोग प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि प्रोसेसर की गति बढ़ाने के लिए कौन सी मेमोरी का प्रयोग करते हैं, तो कैच मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसने लिखा। जो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था आखिर ये किसके द्वारा लिखा गया था। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, एडा लवलेस के द्वारा, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा या एलन ट्यूरिंग के द्वारा। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम एडा लवलेस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। जो किस पीढ़ी में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। जैसा कि कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ियां हुई हैं, तो कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। तो पूछा गया है
जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका किस पीढ़ी में उपयोग हुआ? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ था। चौथी पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में किस चीज का आविष्कार हुआ तो फिर इस उपयोग हुआ? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी चिप। तो आईसी चिप का उपयोग हुआ तीसरी जनरेशन में। ये आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर प्रबंधन, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रबंधन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है केवल फाइल मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की होती है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कंप्यूटर को बंद करने के लिए, ऑप्शन बी टास्क मैनेजर खोलने के लिए, ऑप्शन सी नई फाइल बनाने के लिए, एंड ऑप्शन डी है प्रोग्राम चलाने के लिए। तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, एंड कंट्रोल प्लस पी। तो टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस बी। टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या होती है? तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट क्या होती है? कंट्रोल प्लस यू, एंड इटैलिक करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई, और प्रिंट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है ऑटो सम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो ऑटो सम होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा की गणना करने के लिए, डेटा छिपाने के लिए, डेटा को हाईलाइट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है सभी डेटा को साफ करने के लिए। ऑटो सम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑटो सम का प्रयोग किया जाता है डेटा की गणना करने के लिए ऑटो सम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी एक स्लाइड बनी हुई है, आप चाहते हैं इसी की प्रकार की दूसरी स्लाइड आ जाए, तब आप किस विकल्प का प्रयोग करेंगे कि उसी की स्लाइड डुप्लीकेट हो जाए? तो तब आप प्रयोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी स्लाइड मेन्यू के अंतर्गत डुप्लीकेट स्लाइड। शॉर्टकट की भी पूछ सकता है कि स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से आप स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है इंटरनेट का मुख्य प्रोटोकॉल क्या है? जो इंटरनेट है इसका मुख्य प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी TCP/IP, एंड ऑप्शन डी है SMTP। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी TCP/IP। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर ऑप्शन ए में था HTTP का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है वाईफाई का पूरा नाम क्या है? जो वाईफाई आप सब लोग यूज करते हैं, जब आपका नेट खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं हॉटस्पॉट खोल दीजिए जिससे कि मैं वाईफाई कनेक्ट कर सकूं। आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आप सभी लोग दैनिक जीवन में वाईफाई यूज करते हैं और इसकी आपको फुल फॉर्म पता नहीं होती है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। अब आप इस फुल फॉर्म को जरूर याद रखें, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? जो ई गवर्नेंस होता है इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पारदर्शिता बढ़ाना, कार्य क्षमता में सुधार, समय की बचत, एंड उपयुक्त सभी। ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस के ये सभी उद्देश्य हैं। समय की बचत होगी, यहाँ पर कार्य क्षमता में भी सुधार आएगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है
MOOC का मतलब क्या होता है? जो MOOC होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये किसके लिए उपयोग होता है? जी आपका ई लर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो MOOC का मतलब क्या होता है? तो MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, मूक। MOOC का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कैश ऑन डिलीवरी किस प्रकार का भुगतान विकल्प है? जो कैश ऑन डिलीवरी है एक किस प्रकार का भुगतान विकल्प है? ऑप्शन ए प्रीपेड, ऑप्शन बी पोस्ट पेड, ऑप्शन सी ऑनलाइन एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑफलाइन। जो सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले आपको सीओडी का फुल फॉर्म याद करना होगा। सीओडी का फुल फॉर्म होता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, ये किस प्रकार का भुगतान होता है? ये आपका पोस्ट पेड भुगतान होता है। मतलब कहने का, जैसे आप ऑनलाइन कोई भी चीज मंगाते हैं तो डिलीवरी होती है कैश ऑन डिलीवरी। जब आप के पास आपके हाथ में प्रोडक्ट आ जाता है तब आप उसको कैश देते हैं, तो ये होता है पोस्ट पेड। यदि आपको आपका प्रोडक्ट आने से पहले आपको पेमेंट करना पड़ता है तो वो होता है प्रीपेड। लेकिन कैश ऑन डिलीवरी मतलब पोस्ट पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है मेलवेयर क्या है? जो मेलवेयर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है हार्डवेयर उपकरण, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है फायरवॉल एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा स्टोरेज। तो मेलवेयर क्या है? तो मेलवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए उपयोगकर्ता की सुरक्षा बढ़ाना, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करना, ऑप्शन सी पासवर्ड बदलना एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा इनक्रिप्ट करना। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है उपयोगकर्ता की सुरक्षा बढ़ाना। मतलब कहने का मतलब है, इसका मतलब जो होता है कि जैसे पासवर्ड और ओटीपी, यदि किसी व्यक्ति को आपका पासवर्ड ही पता चल जाता है फिर भी आपका ट्रांजेक्शन ना हो या आपका कोई हानिकारक ना हो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। मीन्स पासवर्ड के साथ आपका ओटीपी वहां पर वेरीफाई होगा, ये होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कंप्यूटर में BIOS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो BIOS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर में BIOS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, ऑप्शन बी फाइल को मैनेज करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा बैकअप के लिए एंड ऑप्शन डी है प्रिंटर सेटअप के लिए। जो BIOS का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो BIOS का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हार्ड डिस्क का RPM किससे संबंधित है? जो हार्ड डिस्क है उसका RPM होता है ये किससे संबंधित होता है? ऑप्शन ए स्टोरेज क्षमता से, स्पीड से या पावर खपत से या डेटा बैकअप से। जो हार्ड डिस्क में RPM का संबंध होता है वो होता है स्पीड से। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड RPM में मापी जाती है। हार्ड डिस्क की स्पीड किस में मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की स्पीड RPM में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है 1 MB में कितने केबी होते हैं? जो 1 MB होता है आखिर ये कितने MB के बराबर होता है? आप कहते हैं आपका डेटा नहीं चल रहा है, आखिर 1 MB कितने केबी से मिलकर बनता है? 512 केबी से मिलकर 1 MB बनता है, 1024 केबी से मिलकर 1 MB बनता है, 2048 केबी से मिलकर 1 MB बनता है एंड 1000 केबी से मिलकर 1 MB मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जब 1024 केबी हो जाएंगे, 1024 किलोबाइट हो जाएंगे तब आपका 1 मेगाबाइट बनेगा। केबी मतलब किलोबाइट और MB मतलब मेगाबाइट। आप 1 से 2 MB ऐसे ही खर्च कर देते हैं, आप डेली का 1.5 GB डेटा डेली का यूज करते हैं, तब आप इसमें देख सकते हैं कि आप डेली का कितना MB खर्च करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो Ctrl+Z होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए फाइल को सेव करने के लिए, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, डेटा को रद्द या अंडो करने के लिए या प्रोग्राम को बंद करने के लिए।
कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है अंडो करने के लिए। कहने का मतलब है अंडो मतलब होता है जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की प्रयोग करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक बार प्रेस किया कंट्रोल प्लस जेड, तो कंट्रोल प्लस जेड से क्या हुआ, आप एक स्टेप पीछे चले गए। ये कंट्रोल प्लस जेड की मदद से आप एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। मिस अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस करते हैं। एंड प्रोग्राम को बंद करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्ल्यू बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है यूआरएल का पूरा नाम क्या है? जो यूआरएल होता है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपके पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ जाने वाली है, इसलिए फुल फॉर्म को विथ मीनिंग याद करके जाना, क्योंकि लगभग 8 से 10 फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है, इसलिए फुल फॉर्म को विथ मीनिंग की जरूर याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कंप्यूटर का उपयोग शुरू में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? जो कंप्यूटर का उपयोग है ये शुरू में किस उद्देश्य के लिए किया गया था? गणना करने के लिए, गेमिंग खेलने के लिए, डेटा संग्रहण के लिए, या इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए? जो कंप्यूटर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो कंप्यूटर का उपयोग उद्देश्य में गणना करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई का उपयोग शुरू हुआ? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर में टोटल कितनी पीढ़ियां हुई हैं, तो कंप्यूटर में टोटल 5 पीढ़ियां हुई हैं। पहली पीढ़ी में किस चीज का प्रयोग हुआ था? तो पहली पीढ़ी में आप बताएंगे कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। तो कौन सी जनरेशन बची जिसमें एआई का प्रयोग हुआ? तो 5वीं जनरेशन में एआई का प्रयोग हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो रिसाइकिल बिन होता है ये विंडोज में किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए, ऑप्शन बी फाइल को अस्थायी रूप में स्टोर करने के लिए, फाइल को बैकअप करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए। विंडोज में रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? तो जो रिसाइकिल बिन का उपयोग होता है ये फाइल को बैकअप करने के लिए होता है। मतलब कहने का क्या होता है, जैसे आप किसी फाइल या फोल्डर को गलती से या जानबूझकर डिलीट कर देते हैं, तो वो फाइल या फोल्डर हमेशा के लिए डिलीट नहीं होती है, वो कहाँ चली जाती है? तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप चाहते हैं उसको रीस्टोर करना तो आप वहां से उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। तो फाइल को बैकअप करने के लिए रिसाइकिल बिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है? आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक मतलब होता है आप अक्षरों को हल्का तिरछा करना चाहते हैं। इटैलिक में जो लेटर होते हैं हल्के तिरछे हो जाते हैं, आप लेटरों को हल्का तिरछा करना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तब आपको कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट की का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल प्लस आई से होता है इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जो कंट्रोल प्लस टी से होता है, कंट्रोल प्लस टी से होता है जो इंडेंट होता है वो राइट की ओर मूव करता है, पहली लाइन छोड़कर जो बाकी लाइन होंगी वो राइट की ओर मूव कर जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है V2B, जो B2B है इसका मतलब क्या होता है? तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। V2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फिशिंग होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नेटवर्क को ब्लॉक करना, व्यक्तिगत डेटा चुराना, कंप्यूटर को धीमा करना, या डेटा को स्टोर करना। तो फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फिशिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत डेटा चुराना। ये फिशिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है Alt प्लस F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो Alt प्लस F4 शॉर्टकट की होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए विंडो बंद करने के लिए, प्रोग्राम खोलने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए, या टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। तो Alt प्लस F4 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Alt प्लस F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है विंडो को बंद करने के लिए। आप शट डाउन करने के लिए भी इस शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे
और Alt प्लस F4 शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे तब आपके लिए एक ऑप्शन खुलेगा। आप शट डाउन करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं या स्लीप मोड पर जाना चाहते हैं, आप Alt प्लस F4 की मदद से सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है पास्कल लाइन मशीन किसने बनाई थी। जो पास्कल लाइन मशीन थी, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो पास्कल लाइन मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया था। पास्कल लाइन मशीन किसने बनाई थी, तो ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक सेकंड, ये क्या हो गया है, आईबीएम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किसने किया था। जो यूनिक्स है, आखिर इसका आविष्कार किसने किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बिल गेट्स के द्वारा, डेनिस रिची और केन थॉम्पसन के द्वारा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा या स्टीव जॉब्स के द्वारा। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका आविष्कार डेनिस रिची और केन थॉम्पसन के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है टेस्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप टेस्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने इस लाइन की टेस्ट के नीचे लाइन खींच दी, आप भी अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, तब आपको कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा, कंट्रोल प्लस यू का, कंट्रोल प्लस बी का, कंट्रोल प्लस आई का या कंट्रोल प्लस पी का। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस यू का। अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस यू। आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको सारी शॉर्टकट की बताई है, आप बताइए कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है। जो कंट्रोल प्लस ए होता है, इस शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की का प्रयोग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया HTTPS में एस का मतलब क्या होता है। अब एग्जामिनर क्या है, आपसे पूरी फुल फॉर्म कम पूछता है और आपको पूरी फुल फॉर्म में सिर्फ एक अक्षर पूछ लेगा कि आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे यहाँ पर पूछा गया HTTPS, अगर वो चाहता तो आपसे पूरी फुल फॉर्म पूछ लेता, लेकिन वो नहीं चाहता कि आपको पूरी फुल फॉर्म याद करना पड़े, वो सिर्फ पूछ रहा है यदि आपको पूरी फुल फॉर्म कंफर्म ही होगी तभी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS फुल फॉर्म हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहां पर क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सिक्योर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सिक्योर यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो यहां पर पूरी फुल फॉर्म पूछी है, तो नेफ्ट का मतलब क्या होता है। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है की लॉगर क्या है। जो की लॉगर होता है वो क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस, डेटा चुराने वाला सॉफ्टवेयर, नेटवर्क मॉनिटरिंग या वायरस रिमूवल टूल्स। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा की लॉगर क्या है। की लॉगर होता है पासवर्ड चुराने वाला सॉफ्टवेयर, की लॉगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या है। जो एंटीवायरस होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए डेटा बैकअप करना, ऑप्शन नंबर बी है डेटा को मीन्स कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाना एंड ऑप्शन नंबर डी है फाइल को डिलीट करना। तो पूछा गया है जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एंटीवायरस का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ये एंटीवायरस का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है एक निबंध लिखने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो आप एक निबंध लिखना चाहते हैं तब आप किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, राइटर का कैल्क का प्रयोग करेंगे, राइटर का, MS एक्सेस का या इम्प्रेस का। तो आप एक लेटर को लिखने के लिए मीन्स निबंध को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तब आप राइटर का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे कोई कहता है कि आपको डेटा एंट्री काम करना है तो आप डेटा एंट्री काम किस में करेंगे, तब आप उसके लिए कैल का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे कोई कहेगा आपको इम्प्रेस में, इम्प्रेस है इसमें आपको स्लाइड बनानी है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, तब आप इम्प्रेस का प्रयोग करेंगे। यदि आपसे डाटाबेस के लिए कहेगा तो डाटाबेस के लिए MS एक्सेस का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये किसे कहा जाता है? रैम को कहा जाता है, हार्ड डिस्क को कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है, या मदरबोर्ड को कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल का क्या मतलब होता है। जो सेल होती है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताऊं, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, उसमें क्या होती है? कैल्क में रो और कॉलम होते हैं। जैसे कि जो खड़े हुए होते हैं उनको कॉलम कहा जाता है, और जो लेटे हुई लाइन होती हैं उनको रो कहा जाता है। ये खड़े हुए क्या हो गए? ये खड़े हुए कॉलम हो गए। कॉलम को किससे दर्शाते हैं? तो कॉलम को एबीसीडी से। आपसे ऐसा ही पूछ सकता है कि कॉलम को किससे दर्शाते हैं? तो कॉलम को एबीसीडी से दर्शाते हैं। एंड जो रो होती हैं, जो लेटी हुई होती हैं, इनको रो बोला जाता है। रो को किससे दर्शाते हैं? तो रो को 1 2 3 से दर्शाते हैं। 1 2 3 ये आपकी रो होती हैं। तो पूछा गया है सेल का क्या मतलब होता है। जो रो और कॉलम से मिलकर बनती है उसको सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पंक्ति और स्तंभ मिस रो और कॉलम का मिलान, ये आपका सेल कहलाता है। मिस जो यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, जैसे ये आपकी यहाँ पर एक सेल हो गई है। ये क्या है? ये एक सेल है। ये सेल हो गई आपकी, ये सेल हो गई। ये सभी क्या है? जो एक डिब्बे के अंदर बंद है, ये सभी आपकी सारी की सारी सेल होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस एच है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल को सेव करने के लिए, ऑप्शन बी फाइंड और रिप्लेस के लिए, ऑप्शन सी फाइल को डिलीट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है नई फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस एच का उपयोग किया जाता है फाइंड और रिप्लेस के लिए। मतलब कहने का क्या है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई फाइल लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं, आपने मीन्स 10 पेज का लेटर लिख लिया है, मीन्स एप्लीकेशन 10 पेज की लिख ली है, या आपने कोई निबंध 10 पेज का लिख लिया है, और आप चाहते हैं जो आपकी एक मीनिंग है वो पूरी 10 पेज में गलत हो गई है। यदि आप एक एक करके हटाएंगे तो आपको लगभग बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएगा। क्योंकि जो 10 पेज का लेटर है आप उसको एक एक करके हटाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तब आप किसका प्रयोग करेंगे? तब आप फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि जो मेरी गलत मीनिंग है, जैसे आप खोलेंगे फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा और उसमें आपसे पूछेगा कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा होगा फाइंड वर्ड, आप क्या सर्च करना चाहते हैं, और जो आप फाइंड किया है उसके जगह पे आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आपकी जो गलती होगी वो आप ऊपर वाले सेक्शन में लिखेंगे, और जो आप सही करना चाहते हैं वो नीचे वाले सेक्शन में लिखेंगे, और उसके बाद आप जैसे ही रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी जगह का कंटेंट एकदम से चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में पूछा गया है कंप्यूटर का पहला प्रिंटर कब बनाया गया था। जो कंप्यूटर का पहला प्रिंटर था, आखिर इसको कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन बी 1960 में, या ऑप्शन नंबर डी है 1971 में। कंप्यूटर का पहला प्रिंटर कब बनाया गया था? तो कंप्यूटर का पहला प्रिंटर सन 1953 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में पूछा गया है माउस का आविष्कार किसने किया। जो माउस है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? डगलस एंजल बर्ड द्वारा, एलन ट्यूरिंग द्वारा, बिल गेट्स द्वारा, या चार्ल्स बेबेज द्वारा। तो माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 मिस क्वेश्चन नंबर 46। 46 में पूछा गया है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पैगिंग का उपयोग किसके लिए होता है। जो पैगिंग होता है, आखिर इसका उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को बैकअप करने के लिए, ऑप्शन सी मेमोरी प्रबंधन के लिए, एंड ऑप्शन डी है फाइल को सेव करने के लिए। पैगिंग का उपयोग किसके लिए होता है? तो पैगिंग का उपयोग होता है मेमोरी प्रबंधन के लिए, पैगिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में पूछा गया है टेबल जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आप एमएस वर्ड में जैसे आप टेबल जोड़ना चाहते हैं तब आपको किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? फाइल मेन्यू का प्रयोग करना होगा, इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा, टूल्स मेन्यू का प्रयोग करना होगा, या व्यू मेन्यू का प्रयोग करना होगा। तो पूछा गया है कि टेबल जोड़ने का सही विकल्प क्या है। तो टेबल जोड़ने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे,
और टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। Ctrl+F12 की मदद से भी आप टेबल ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में पूछा गया है कैल्क में मर्ज सेल का उपयोग किसके लिए होता है। जो मर्ज सेल होता है आखिर इसका क्या उपयोग होता है। सेल को जोड़ने के लिए, सेल को विभाजित करने के लिए, सेल को मिलाने के लिए, या सेल को कॉपी करने के लिए। मर्ज सेल का उपयोग किसके लिए होता है। तो मर्ज सेल का उपयोग होता है सेल को जोड़ने के लिए। मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर काफी सेल बना दिए, मैं चाहता हूँ इन सभी सेलों को एक करना। तो मैं क्या करूंगा, सभी सेलों को सिलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा मर्ज सेल। तो मर्ज सेल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो सभी सेल मिलकर क्या बन जाएंगी, सभी सेल मिलकर हमारी एक सेल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 में पूछा गया है इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मास्टर स्लाइड होता है इम्प्रेस में आखिर इसका क्या उद्देश्य होता है। सभी स्लाइड पर एक ही लेआउट लागू करना, नई स्लाइड बनाना, स्लाइड का रंग बदलना, या स्लाइड को डिलीट करना। तो स्लाइड मास्टर का क्या उपयोग होता है, मास्टर स्लाइड का उद्देश्य होता है सभी स्लाइड पर एक ही लेआउट लागू करना। ये मास्टर स्लाइड का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है ये कौन सा था। तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था, तो कौन सा था, इंटेल 4004। यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। यदि आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें यदि आपने शेयर नहीं किया है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो के लिंक दे दिए हैं, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। और सबसे खास बात ये होने वाली है कि आपके लिए सोमवार को दिन मैराथन आने वाली है जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस मैराथन में आपके लिए टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 500 क्वेश्चन से ज़्यादा होने वाले हैं जो चैप्टर वाइज हैं। पहले चैप्टर के टोटल 9 चैप्टर हैं आपके एग्जाम में, तो पूरे 9 चैप्टर होने वाले हैं। इसलिए उस मैराथन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। समय याद रखें, दिन सोमवार होगा और आपके लिए 6 बजे मैराथन आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। 51 में पूछा गया है लैन, LAN, लैन का पूरा नाम क्या है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यदि आपसे वैन का फुल फॉर्म पूछे WAN, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर WID, वाइड एरिया नेटवर्क। यदि आपसे पूछे मैन, MAN, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीनों फुल फॉर्म को याद करके आना है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में पूछा गया है मैक एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मैक एड्रेस होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नेटवर्क पर उपकरण की पहचान करना, डेटा ट्रांसफर करना, पासवर्ड प्रबंधित करना, या फाइल को स्टोर करना। तो मैक एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो मैक एड्रेस का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क पर उपकरण की पहचान करना। ये मैक एड्रेस का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में पूछा गया है डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है। जो डिजी लॉकर होता है आखिर इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना, ऑप्शन बी है फाइल डाउनलोड करना, एंड ऑप्शन सी है ऑनलाइन भुगतान करना, एंड ऑप्शन डी है फाइल को प्रिंट करना। तो डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल दस्तावेज स्टोर करना। ये डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। 54 में पूछा गया ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है। जो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है आखिर ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, डिजिटल सेवाओं से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, या ई कॉमर्स से संबंधित है। तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, तो ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट है वो डिजिटल सेवाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55। C2C ई कॉमर्स का कौन सा उदाहरण है। जो C2C ई कॉमर्स का उदाहरण कौन सा है, OLX, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, या पेटीएम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, तो OLX इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। पूछा गया है ई कॉमर्स में SSL सर्टिफिकेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो SSL सर्टिफिकेट है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वेबसाइट सुरक्षित करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, फाइल भुगतान करने के लिए,
या फाइल को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए SSL का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है ब्रूट फोर्स अटैक का उद्देश्य क्या है। जो ब्रूट फोर्स अटैक है इसका उद्देश्य क्या है? पासवर्ड का अनुमान लगाना, वायरस फैलाना, डेटा एन्क्रिप्ट करना, ये सिस्टम को धीमा करना। तो ब्रूट फोर्स अटैक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है पासवर्ड का अनुमान लगाना। ब्रूट फोर्स अटैक का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है फिशिंग किसके द्वारा, फिशिंग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। जो फिशिंग होता है आखिर ये किसके द्वारा किया जाता है? ईमेल के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, फर्जी वेबसाइट के द्वारा, या इन सभी के द्वारा। जो फिशिंग होता है आपसे किसी के द्वारा भी करवाया जा सकता है, ईमेल भेजकर, टेक्स्ट मैसेज भेजकर, या फर्जी वेबसाइट के द्वारा आपसे फिशिंग मुख्यतः जो फिशिंग होता है करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है रैम का मुख्य कार्य क्या है। जो रैम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो रैम का मुख्य कार्य होता है अस्थायी डेटा स्टोर करना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अस्थायी डेटा स्टोर करना रैम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? HDD, SSD, कैश मेमोरी या रैम। तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले। तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आपके लिए जो 40 क्वेश्चन है ये 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आने वाले हैं। इसलिए जैसा आपका ट्रिपल सी का पेपर आता है उसी प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हम कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे होते हैं और अब ये आपके लिए ट्रू फॉल्स हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स की। पहला ट्रू फॉल्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है फायरवॉल का उपयोग डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। जो फायरवॉल है इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रू। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है ई कॉमर्स केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित है। जो ई कॉमर्स है केवल उत्पादों की बिक्री तक सीमित है। तो यह आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है ई कॉमर्स का उपयोग केवल उत्पाद खरीदने के लिए किया जाता है। जो ई कॉमर्स होता है इसका प्रयोग केवल उत्पाद को खरीदने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 ई कॉमर्स सेवाएं केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं। जो ई गवर्नेंस सेवाएं होती हैं केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 यूपीआई ई कॉमर्स के लिए एक भुगतान विधि है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई ई कॉमर्स के लिए एक भुगतान विधि है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है फायरवॉल नेटवर्क डेटा को सुरक्षित रखता है। जो फायरवॉल होता है ये नेटवर्क डेटा को सुरक्षित रखता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। फायरवॉल नेटवर्क डेटा को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। जो एनिएक था ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है एंटीवायरस केवल वायरस को फैलाने का काम करता है। जो एंटीवायरस होता है इसका काम वायरस को फैलाना होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। एंटीवायरस का काम होता है वायरस से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया है ई लर्निंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है। जो ई लर्निंग होता है क्या इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है? तो आंसर होगा ट्रू। जैसे कि आप मेरा ई लर्निंग के माध्यम से वीडियो देख पा रहे हैं तो यदि आपके में इंटरनेट नहीं होता, यदि आपका डेटा भी खत्म हो जाता है तो आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं देख सकते। तो ई लर्निंग के लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है ई गवर्नेंस सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुपलब्ध है। जो ई गवर्नेंस सेवाएं क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं है? तो आंसर होगा फॉल्स। ई गवर्नेंस सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उपलब्ध है। क्वेश्चन को आपको बारीकी से पढ़ना है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय 90 मिनट मिलने वाला है और 100 क्वेश्चन है।
प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको वहां पर 30 सेकंड मिलेगा और आप इससे ज़्यादा समय भी ले सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड से कम किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। आपके लिए 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 में से 100 अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI हमेशा कमांड लाइन CLI से बेहतर होता है। जो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस से बेहतर होता है। तो आंसर होगा फॉल्स, सबसे अच्छा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है, अमेजोन एक B2B प्लेटफॉर्म है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। अमेजोन क्या है, अमेजोन B2C एक प्लेटफॉर्म है, मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट उपयोग जो बिजनेस होता है डायरेक्ट उपभोक्ता से होता है, जो बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, SSD हार्ड डिस्क से तेज होती है। जो SSD होती है वो हार्ड डिस्क से तेज होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो एलन ट्यूरिंग है इनको आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पूछा गया है, लाइनेक्स में फाइल को डिलीट करने के लिए में डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में नहीं भेजा जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। जो लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स से यदि आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती हैं। यदि आप सिंपल विंडो सेलेक्ट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, वैन, जैसे मैंने आपको वैन का फुल फॉर्म बताया था, वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका ट्रू। जो वैन होता है ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। जो लैन होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है। हम छोटे क्षेत्रों के लिए लैन का प्रयोग करते हैं और बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, ई गवर्नेंस में सभी सेवाएं नागरिकों के लिए मुक्त होती हैं। जो ई गवर्नेंस में के सभी सेवाएं नागरिकों के लिए मुक्त होती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 78, ई लर्निंग के माध्यम के लिए, जो ई लर्निंग में अध्ययन के लिए फिजिकल क्लासरूम की आवश्यकता होती है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। मतलब कहने का कि जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप रात में वीडियो देखेंगे, सुबह देखेंगे, क्या आपको जरूरी है आपको क्लासरूम में बैठना ही पड़े? तो ई लर्निंग के लिए फिजिकल रूम की क्लासरूम की आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो को कहीं भी देख सकते हैं। जैसे आप कहीं भी कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, तब आपके लिए वहां पर क्लासरूम की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपकी कोचिंग का समय 4 से 5 है, यदि आप 4 से 5 के बीच में नहीं जाएंगे और इसके पहले 2 से 3 जाते हैं या 5 से 6 जाते हैं, तो क्या आपको टीचर पढ़ाएगा? आपको टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला है, क्योंकि आपके बैच का समय था 4 से 5। आप 4 से 5 के बीच में जाएंगे तभी आपको टीचर पढ़ाएगा, अन्यथा आपको आपके घर भगा देगा। लेकिन आप ई लर्निंग में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर सभी डेटा आपका मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, मजबूत पासवर्ड साइबर खतरों को कम करने में मदद करते हैं। जो मजबूत पासवर्ड होते हैं ये साइबर खतरों को कम करने में मदद करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। पासवर्ड हमेशा मजबूत बनाना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर और जो एस्ट्रफ की होती हैं उन सब का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में पूछा गया है, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर डिफेंस इंजन था। जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो डिफेंस इंजन था। तो आंसर होगा ट्रू। किसके द्वारा बनाया गया था? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा गया है, IPv4 और IPv6 दोनों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो आंसर होगा ट्रू। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम केवल हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है केवल हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच प्रबंधन का काम करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है, ई लर्निंग में समय और स्थान की बाध्यता नहीं होती। तो आंसर होगा इसका ट्रू। ई लर्निंग के माध्यम में आपको समय की बाध्यता नहीं होती। आप यूट्यूब की मदद से किसी भी समय और कहीं पर भी वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, Ctrl+S का उपयोग फाइल को सेव करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तब आपको किस शॉर्टकट की प्रयोग करना होगा? तब आपको Ctrl+S शॉर्टकट की प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85,
वैक्यूम ट्यूब का उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो आंसर होगा ट्रू। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। आपको बताना है जो तीसरी पीढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। ये चिप किस धातु की बनी हुई थी? सिलिकॉन की बनी हुई थी, लोहे की बनी हुई थी, सोने की बनी हुई थी, या चांदी की बनी हुई थी? यह आपकी लोहे की बनी हुई थी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आईसी चिप किस चीज की बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में पूछा गया है, ई गवर्नेंस में कागजी कार्य समाप्त हो गया। जो ई गवर्नेंस है इसमें कागजी कार्य समाप्त हो जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्योंकि अब सभी काम इंटरनेट पर होने लगा है, डेस्कटॉप पर होने लगा है, तो अब कागजों का जैसे कि बहुत ही कम यूज होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, डीएनएस का कार्य डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना है। डीएनएस का कार्य डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, एंड आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, जो एस्केप बटन होता है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन होता है इसका उपयोग टास्क मैनेजर को खोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, बुलेट्स एंड नंबरिंग जोड़ने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? आप बुलेट्स और नंबर को जोड़ना चाहते हैं तब आपको किस मेन्यू के अंतर्गत किस विकल्प का प्रयोग करना होगा? तब आपको फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाकर बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है आखिर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, सेल्स में डेटा हाईलाइट करने के लिए, डेटा को छुपाने के लिए, डेटा को लॉक करने के लिए, या नई शीट जोड़ने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है सेल्स में डेटा को हाईलाइट करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपके लिए फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, इसलिए इस फुल फॉर्म को अवश्य याद कर लें। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, शिक्षा सुधार, डिजिटल दस्तावेज स्टोर, या डेटा एनक्रिप्ट करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। ये एईपीएस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस है। जैसे इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओसीआर हो गया, बीसीआर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है, तो मैंने अभी अभी बताया स्कैनर क्या है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा ट्रू। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सभी क्या है? तो ये सभी आउटपुट डिवाइस है। आपके एग्जाम में इनपुट और आउटपुट से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिनसे कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वो सभी इनपुट डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है, सीडी रोम एक इनपुट डिवाइस है। जो सीडी रोम होती है क्या वो एक इनपुट डिवाइस है? तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 पूछा गया है, यूपीएस यूपीएस एक इनपुट डिवाइस है, तो आंसर होगा फॉल्स। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होती है, तो आंसर होगा ट्रू। पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, ना कि नॉन वोलेटाइल। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फॉल्स। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम कौन सी मेमोरी है? तो रैम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल के साथ साथ अस्थायी मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
नॉन वोलेटाइल चार्ज स्थायी मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 2 क्वेश्चन और हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज होती है, तो आंसर होगा ट्रू। तो यहाँ पर आपके 100 प्लस 2 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।